हेलो माय चैंपियंस। फटाफट जल्दी से आ जाएं भाई। शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। मैं विरल विश्वकर्मा आप सबके साथ उपस्थित हो गया हूं। ढेर सारे प्रश्नों के साथ अक्सर आप सबसे रूबरू होता हूं, तो आज भी हिंदी के ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। कोशिश करेंगे कि आज के इस सेशन में ढेर सारे जो प्रश्न हमारे साथ हैं, वो जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, उन प्रश्नों के उत्तर और साथ में उनके कॉन्सेप्ट, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में अगर ऐसे प्रश्न कभी भी आपसे मिलते हैं या टकराते हैं या संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में आपके साथ आते हैं, तो आप डेफिनेटली उनका उत्तर देने में सक्षम हो जाएं। चलिए फटाफट जल्दी से आ जाएं। जो साथी अभी तक नहीं आ पाए हैं वो एक बार जरा सेशन को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक, ताकि बहुत सारे साथी जो हमारे साथ उपस्थित होते हैं वो भी उपस्थित हो जाएं और हम गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी आ चुके हैं बेटा, बहुत बढ़िया। स्वागत है भाई सभी का, स्वागत है आप सभी का। एवरीवन, अजीत, अंजलि, नंदिनी, प्रियांशु, साजिया, चंदा। चलिए तो फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत बढ़िया, बैड गर्ल, बैड गर्ल। हम्म। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अविरल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। ये आपने ज्वाइन कर रखा होगा, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो पीडीएफ हो ये वाली, या फिर इसके अलावा किसी भी एग्जाम के नोटिफिकेशन की बात करें, या फिर किसी सिलेबस की बात करें, या फिर हिंदी के और बहुत सारे प्रश्नों की बात करें, वो सब आप तक पहुंचते जाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आई होप कि आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। बातें बिल्कुल कम होंगी आज, बिल्कुल आपको भी कंसंट्रेटेड रहना है। बातें एकदम कम करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दृष्टिगोचर हो जाएंगे, आपको देखना है और सीधे उसका उत्तर देना है। ये एक सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे आप सबकी फिर बाकी चीजों के लिए। सीधे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ताकि अगले कुछ सेकंड जो मिनट हमारे पास है उसका पूरा उपयोग किया जा सके और मैक्सिमम क्वेश्चन किए जा सके ना। बाकी कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ समस्या है, तो आप पूछिएगा, तो जरूर मैं बता दूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। लिखा है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पहला ही प्रश्न क्या हो गया, यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से शब्द पूछा है। स्त्रीलिंग कौन सा है? मैंने आपको एक रामबाण बहुत बढ़िया तरीका बताया है कि आप मेरा और मेरी क्या लगा देंगे, मेरा और मेरी। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको तो शब्द के पहले लगा दिया कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेरी के साथ एडजस्टमेंट हो रहा है, किसका परफेक्शन है और किसका मेरा के साथ। तो जहां मेरी सेट हो सकता है वहां पर स्त्रीलिंग होगा, और जहां पे मेरा है वहां पर पुल्लिंग हो जाएगा। तो पर्वत, ख्याति, मोती और पत्थर, यहाँ केवल ख्याति शब्द आएगा जो स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। अगला प्रश्न बताएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए, प्रश्न पूछा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं फटाफट। गुड, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर सरल वाक्य है? देखो यहाँ पर तीन तो आपको संरचना के आधार पर वाक्यों की बात कीजिए। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे बेटा, सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीन, तो ये क्या है, ये तीन है कौन से, ये संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार है। जब हम बात करते हैं संरचना के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीन यही हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इसे हम इंग्लिश में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। जबकि निषेधवाचक के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, उन 8 में से एक है निषेध। अब यहां पूछो, मैं चाहता हूं कि, ये जो कीवर्ड है आपका ना, की, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि भाई जहां पर की लगा हो वहां पे मिश्र वाक्य हो जाता है। ये अगर याद रखेंगे तो कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ईच एंड एवरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज इट? वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कमाल का। अगला प्रश्न है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताएं।
जल्दी से बताएंगे भाई। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो कह रहा है कि कालवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है या फिर स्थानवाचक है। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, कमाल का। उस प्रश्न को पढ़ें, समझें और एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाएं एकदम बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है। गुड। तो वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण अव्यय है जो कि 4 प्रकार का होता है। अगर आपसे बात करें तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं ना। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब ये 4 प्रकारों की हम बात करें तो आपको ट्रिक मैंने बताया होगा, अगर आपको याद हो, कब, कहां, कैसे, कितना, याद है? कब, कहां, कैसे, कितना। कब, कहां, कैसे, कितना, ये है ना। अब इसी को क्या करना है हमें कि कब यानी कि समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, यानी कि काल, काल कहते हैं उसे, कालवाचक, इसे कहते हैं कालवाचक। कालवाचक यहां पे लिखा हुआ, इसी से कनेक्ट कर देते हैं, ये कालवाचक। परिमाण, यहां पे क्या लिखा? परिमाण, परिमाण में होता कितना, कितना अगर पूछा जाए तो परिमाणवाचक हो जाएगा। दूसरा है कैसे, कैसे से क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। और कहां यानी प्लेस या स्थान, तो यहां हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब कह रहा है कि साल भर, कब? साल भर अनुपस्थित रहा, तो ये साल भर क्या बताएगा? समय, समय की बात कर रहा है कि वह साल भर अनुपस्थित रहा, मतलब क्या हो गया? काल यानी समय, साल भर का एक ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन यानी टाइम है, टाइम यानी काल है, समय है, तो सिंपल सी बात है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। आई होप आप सब ने सही उत्तर दिया है। बिल्कुल होना ही चाहिए कंपटीशन, एकदम जबरदस्त वाला, ठीक है। कंपटीशन होना होगा तभी तो मजा आएगा। चलिए, बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? बस प्रश्न को पढ़िए, समझिए और उत्तर देते जाइए। मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूं आपको और साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूं, तो दोनों को समझते चलिए, रिवाइज करते चलिए और डेफिनेटली आपको आंसर सही देंगे आप लोग। तो बर्बर का विलोम पूछा, बर्बर मतलब क्या होता है? असभ्य व्यक्ति। कहते हैं ना भाई साहब कितना बर्बर इंसान है यार ये, मतलब क्या ही है। तो सभ्य और असभ्य से संबंध है इसका। तो बर्बर का मतलब होता है असभ्य और इसका विलोम बोलो तो यहां पर हो जाता है सभ्य। पीड़ित लिखा है, यहां संगत लिखा है, संगत का असंगत हो जाता है। बलिष्ठ मतलब होता है जो बलवान होता है उसे हम बलिष्ठ कहते हैं ना। क्लियर है? अगला प्रश्न नेक्स्ट है, गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, सिंपल सी बात है, गिरि को धारण करने वाला गिरिधर कहलाता है। अर्थात ये किसी तीसरे शब्द के लिए, तीसरे अर्थ के लिए प्रयोग होता है, और जो शब्द का तीसरा अर्थ निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि इसका समास विग्रह होता है गिरि को धारण करने वाला। तो गिरि का मतलब होता है पर्वत ना, गिरि को धारण करने वाला कौन? गिरि को धारण करने वाला कौन? भगवान कृष्ण ना। तो कृष्ण ने गिरि को धारण किया, तो यहां पर तीसरे अर्थ के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए बहुव्रीहि समास हो गया। अगर तत्पुरुष समास होता तो ये तत्पुरुष समास क्या होता? कारक चिन्हों का लोप दिखा रहा होता। अगर कारक चिन्हों का लोप यहां नजर आ रहा है आपको, तो वहां तत्पुरुष समास हो सकता है। कारक चिन्हों का लोप। द्वंद्व समास में और अथवा या नजर आएगा विग्रह करने पर, और अथवा या दोनों में से या लिखें, शॉर्ट में हो जाएगा, कम जगह लेगा, तो और या हो जाएगा। द्विगु समास में संख्यावाची, प्रथम पद के रूप में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा। डिटेल पूरी मैं लिखता जा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, आप क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं, बाकी जो नए साथी हैं वो बाकायदा पढ़ते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे। अगला प्रश्न, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? आज आपको वर्बली कई सारी चीजें याद है, आप कई बार कई सारी चीजों को बहुत ही एकदम इजीली वर्बली बता देते हो, अच्छा ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। उसके पीछे अगर आप रीजन देखने जाओगे तो इतनी बार रिपीट किया है मैंने, जब भी क्वेश्चन एक दिन में अगर एक सेशन में 2 बार क्वेश्चन आया, जो दोनों बार मैंने बताया है कि और आएगा तो ये होगा, और आएगा तो ये होगा, दोनों बार, ये नहीं कि एक बार बता चुका हूं। तो
इतना रिपीट किया है मैंने, इतना रिपीट करवाया है, उसका रीजन है कि आपको बहुत सारी चीजें वर्बली याद है। मतलब ऐसे अब सोते वक्त सपने में पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे अरे ये तो हमको याद है। तो रिपीटेशन हमेशा काम करता है, जितना आप रिपीट करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्या पूछा है? यहाँ पूछा है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो पहला कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था ना पहला, याद है आपको? ठीक है, तो क्या हुआ था? पहला विश्व सम्मेलन जो है वो हुआ था नागपुर, भारत में। कब हुआ था? 1975 में, एग्जैक्टली अजीत। तो 1975 यानी 1975 में हुआ था ये। और कहां हुआ था? नागपुर में हुआ था, ध्यान रखना, नागपुर में हुआ था। और नागपुर तो भारत में है ही है, जानते हैं। उसके बाद तो आपको पता। अच्छा, अभी बात करें हम 2023 में भी कहां हुआ था? अभी अभी कहां हुआ था? 2023 में कहां हुआ था? जल्दी बताइए, अभी अभी जहां हुआ था, याद है आप लोगों को? फिजी में हुआ था क्या? देखो, अरे वाह, देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट है, मैंने आपको दिखा दिया, पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ। देखो, ये सारा का सारा लिस्ट ही दे दिया है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी से 14 जनवरी तक वर्ष 1975 में भारत के नागपुर में संपन्न हुआ था। 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर, भारत में पहला हुआ था। दूसरा हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस में। 28 से 30 तीसरा हुआ था अक्टूबर 18 1983 में नई दिल्ली, भारत में, फिर से दोबारा भारत में। 2 से 4 दिसंबर, चौथा बात करें तो 2 से 4 दिसंबर 1993 में हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस दोबारा। फिर पांचवा हुआ था 4 से 8 अप्रैल 1996 में त्रिनाद टोबैगो, त्रिनाद है, त्रिनाद टोबैगो, ठीक है, वो इंग्लिश में, हिंदी में लिखा हुआ शायद टाइपिंग का। छठवां 14 से 18 सितंबर 1999 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुआ था। उसके बाद फिर जून 2003 में सातवां हुआ था पारामारीबो, सूरीनाम में हुआ था। इसके अलावा जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में हुआ था। नौवां हुआ था सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, 10वां हुआ था सितंबर 2015 में भोपाल, भारत में। उसके बाद फिर अगस्त 2018 में हुआ था 11वां पोर्ट लुई मॉरिशस में। और अभी 15 से 17 फरवरी 2023 में इसी साल नाड़ी, फिजी में हुआ था, नाड़ी नामक जगह पे। तो अभी 2023 का ये वाला हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ गया? पूरा का पूरा आप निकाल सकते हो इसको। चलो अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रस्तुत भाषा के संबंध में उल्लेख है? उच्चतम न्यायालय, क्या लिखा है? क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ये मैं किनारे हो गया। पीडीएफ तो इसकी मिल ही जाएगी आपको, फिलहाल तो पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। चल, बहुत बढ़िया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में प्रस्तुत भाषा के संबंध में उल्लेख है? बताइए। 351 में पूछा है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है वो। और उसमें प्रयोग हुई भाषा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। उच्चतम, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में ये है 348, 51 नहीं, 348 में है ये। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में किस कार्यवाही जो होगी वो किस भाषा में होगी, इस बारे में आर्टिकल नंबर 348 में दिया गया है। कुल टोटल हिंदी के बारे में जहां से दिया गया है वो दिया है 343 से, 343 से 351, 351 तक। 343 में कहा गया है कि संघ की जो भाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी, और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है, तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या लिखेगा? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फल गुच्छा तैयार करना, या शरण में जाना? तृण पकड़ना, तृण जानते हो? बताएं एक बार। सभी साथी शेयर करने की प्रक्रिया में जरूर शामिल हो, यानी सेशन को जरूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, अपने टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल, जहां भी आप है वहां पे। तृण पकड़ना, अब देखो, तृण का मतलब कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बोलते हैं ना, कि डूबते को तिनके का सहारा।
तो किसी का सहारा लेना ही तृण पकड़ना कहलाता है, यानी किसी की शरण में जाना, किसी की शरण में जाना, किसी का सहारा लेना, किसी की वोट लेना ना, इस तरह से क्या होता है, वो उसे कहते हैं तृण पकड़ना। तो डूबते को तिनके का सहारा, मतलब तृण भी मिल जाए तो उसे सहारा हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे तृण पकड़ना यानी किसी की शरण में जाना। ठीक है, अगला प्रश्न। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है, बताओ। ये रचनाकार की, हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है मुझे पता है, क्योंकि और 2 3 4 लाइन होती कई बार समझ में आती, लेकिन सिंगल लाइन जब देता है तो बहुत टफ हो जाता है कई बार समझना, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल लाइन में अब चूंकि इतनी, या तो सारी रचनाओं को आप लाइन बाय लाइन याद रखोगे तभी याद हो जाएगा, वरना मुश्किल होता है। और ये लाइन जो दिया है, होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, ये तो बिल्कुल भी मतलब कैसे अज्यूम भी नहीं कर पाओ कि शायद ये किसकी है। हाँ मुझे पता है नहीं पता होगी, ये नानक देव की है, ठीक है, ये नानक देव की है, क्योंकि ऐसे बड़ा मुश्किल होता है, और खासकर जब आप पर्यायवाची और बाकी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, साहित्य में उतना ध्यान आपका नहीं है, ना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है बहुत ज्यादा, तो फिर जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा। चलिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली, टीजीटी पीजीटी वाले वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को, और वो ध्यान भी रखेंगे, लाइनें उनके यहाँ आएंगी साहित्य में, तो इसलिए वो जरूर ध्यान देंगे। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है। गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर विधि मंत्रालय, बताओ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, क्या लगता है। अलग अलग भाषाओं, हिंदी के साथ साथ अलग अलग भाषाओं के जो तकनीकी शब्द हैं उनका प्रयोग और उनके प्रचलन, यानी कि उनका जो हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहा है, बेसिकली किस अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, इस सारी चीजों का अगर बात करें हम, तो ये सब बात काम कौन है, ये शिक्षा मंत्रालय करता है। का प्रयोग होना है नहीं होना है, किसे मानक मानना है किसे नहीं मानना है, किस शब्द का प्रयोग प्रचलन में बढ़ रहा है, उस हिसाब से सारी बातें कौन करता है, ये सब चीजें ये शिक्षा मंत्रालय करता है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय का प्रश्न उत्तर हो जाएगा। आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्या हो जाएगा। हाँ जी, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप जरा देखें समझे, जल्दी से बताइए, फटाफट जल्दी से बताएं। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और जो भी त्योहार होते हैं, सारे त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, तो क्या लिखा है यहाँ पे, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब ये क्रिया विशेषण लिखा है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है ना। अब वो कह रहे कि यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, तो यहीं और अन्यत्र का मतलब स्थान से है, जाहिर सी बात है स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही तो होगा ना, बस समझने वाली देर है, अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से उत्तर हो जाएगा, और कुछ है नहीं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा ना। चलिए आगे बढ़ते, वो बोर्ड नहीं होते, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं आजकल, देखोगे आप ना, अभी जैसे आगे छठ पूजा भी आने वाली, तो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं ना, बड़े बड़े, वहां लिखा होता है कि दिवाली, दशहरा तो बीत चुका ना, अभी उसकी नहीं, दिवाली, धनतेरस एवं छठ पूजा की बधा आप सभी को शुभ, सभी क्षेत्रवासियों को बधाई है। नीचे लिखा होता है युवा नेता ना, फला 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 फला, मतलब 10 12 लोग चंदा लेके ऐसे छपवाते हैं, उनकी छोटे छोटे फोटोज होती हैं, और दो किसी पार्टी के बड़े बड़े दो ऐसे होते हैं, ताकि भौकाल बन सके कुछ, तो ऐसे बैनर बहुत सारे आजकल दिख जाते हैं। हाँ, मास कंजम्पशन लिखा है, मास कंजम्पशन यानी कि इसका प्रयोग क्या होगा, भाषा भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपभोग या फिर व्यापक प्रतिरक्षण, मास कंजम्पशन। ठीक है, जल्दी से बताओ। यस एग्जैक्टली, व्यापक उपभोग यानी कि मास कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी उपभोग होता है, मास मतलब ढेर सारा, व्यापक स्तर पर,
तो आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताओ। द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर कर्मधारय समास है? हाँ, भैया दूज भी है ना, कब है? भैया दूज भी 2 दिन बाद होती है, तो वो भी है, वो भी जोड़ लेना अपने बैनर में एक ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन अव्ययी भाव समास है, सिंपल सी बात है। आजीवन लिखा हुआ है तो आप सबको समझ में आ गया होगा। सुजान भगत, अलग योझा, गृहदाह, नशा, माता का हृदय, ये सब विधाएं की किस विधा की रचनाएं हैं? 4-5 रचनाओं के बारे में यहां पूछा है और कहा कि ये किस विधा की रचनाएं हैं, बताएं। कहानी है, काव्य है, उपन्यास है, या नाटक है? इसमें बाकी सब तो छोड़ दो, लेकिन अगर आपने अलग योझा पढ़ा हो तुरंत समझ में आ जाएगा, सुजान भगत पढ़ा हो तुरंत समझ, अगर बाकी तो नहीं, अलग योझा तो सबने पढ़ा होगा। चलो मान लो नशा और गृहदाह नहीं पढ़ी है, तो अलग ये ओझा तो जरूर पढ़ी होगी। जल्दी से बताओ क्या है? कहानी है, अच्छा, कहानी ही है सब, हाँ, सब कहानी। क्योंकि बाकी पढ़ो ना पढ़ो, प्रेमचंद की कहानियां और नाटक तो जरूर पढ़ते हैं लोग ना, तो प्रेमचंद का तो जरूर पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप सही सही आंसर दे रहे हैं, नाटक, एग्जैक्टली exactly। बहुत नाटक है, तो नाटक ही नाटक है। सुजान भगत भी नाटक है, अलग योझा भी नाटक है, गृहदाह भी नाटक है, और नशा भी नाटक है। और सभी किसकी हैं? सभी किसके नाटक हैं? जरा मुझे ये भी बता देना। कॉपी पे कोने पर जाकर टीप लो यहाँ पे, ठीक है? कॉपी पर कोने पर जाकर टीप लो। सुजान भगत, अलग योझा, गृहदाह और नशा, ये चारों नाटक हैं, और किसके हैं? हाँ, गबन, पूछ की रात और बड़े घर की बेटी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं, ये भी ऐड कर लेना प्रेमचंद के नाम के आगे, ठीक है? कि ये भी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला देखो यहाँ पे, कमल की किस कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बूढ़ी काकी को पढ़ना मत भूलना, बूढ़ी काकी जरूर पढ़ लेना। कफन पढ़ना तो बहुत ही मजा आएगा, मतलब क्या ही एकदम, आपको उदास होना है तो कफन पढ़ लीजिएगा। सिस्टम पर, समाज पर, कभी अभी आपको से आपके आसपास के जो समाज पर थोड़ा सा क्रोध करना है तो बूढ़ी काकी पढ़ लेना कि यार क्या है ये, क्यों ऐसा करते हैं लोग। जल्दी बताइए, कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, नए इलाके में। क्या हुआ? नए इलाके में। गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो सबने कहा है कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नए इलाके में। ये नए इलाके नामक रचना में कमल को क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया। सेशन को शेयर जरूर करेंगे आप सब एक बार, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करेंगे। प्रश्नों का उत्तर पूरी शिद्दत के साथ देंगे, और प्रश्न को पढ़कर समझेंगे जरूर, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझेंगे नहीं तो फिर बाद में नहीं दे पाएंगे। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, सौरभ है। आपको अच्छी तरह, सौराष्ट्र है, अच्छी तरह से पता है ना कि साउथ की ज्यादातर भाषाएं क्या है? द्रविड़ की हैं। तो अगर बात करें यहाँ, तो मलयालम भी द्रविड़ की होगी, तेलुगु भी होगी, तमिल भी। जानते हो कभी कभी तुलु लिखा होता है, कुछ लोगों को लगता है कि तुलु और तेलुगु अलग अलग एक ही है। नहीं भैया, ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है। तेलुगु और तुलु अलग अलग भाषा है। तो यहाँ सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र वो द्रविड़ से संबंधित नहीं है। सौराष्ट्र भाषा द्रविड़ नहीं है, ठीक है ना? दक्षिण भारत में ही बोली जाती है, बिल्कुल, हाँ, दक्षिण भारत में ही बोली जाती है। बस दक्षिण भारत में एक क्षेत्र जो सौराष्ट्री, जिसे कुछ ना सौराष्ट्री बोलते हैं, सौराष्ट्री। तो सौराष्ट्री जो लोग हैं उनके द्वारा सौराष्ट्री बोली जाती है, तो सौराष्ट्रियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है ये सौराष्ट्र। इसे एक तरह से कहते हैं इंडो आर्यन भाषा। आप कभी अगर ऐसे मिला लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ लेना
इंडो आर्यन लिखा जाता है, इसे इंडो आर्यन, इसे इंडो आर्यन भाषा के रूप में जानते हैं, जो दक्षिण भारत के सौराष्ट्रियों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, हाँ जी। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह अचानक बोल पड़ा। अब कब, कहां, कैसे, कितना, अगर ये चार क्वेश्चन आप करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर मिल जाएगा कि ये क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। जल्दी बताइए, कब, कहां, कैसे, कितना। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अचानक, यानी कि आप पूछोगे क्या बोल पड़ा, देखो चार प्रश्न है, कब, कहां, कैसे, कितना। अब बोलो कब बोल पड़ा, तो क्या अचानक कब का उत्तर होगा? नहीं। कहां बोल पड़ा, क्या अचानक कहां का उत्तर होगा? नहीं। कैसे बोल पड़ा, तो भाई साहब अचानक बोल दिया उसने। कैसे? अचानक। कैसे? अचानक बोल दिया, यानी अचानक अगर बोल दिया तो फिर क्या हो जाएगा? कैसे का उत्तर आ रहा है, और कैसे का उत्तर आएगा तो फिर रीतिवाचक तो बनता है ना भाई, रीतिवाचक तो बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि कालवाचक में वो क्रिया के होने का समय बताएगा, स्थानवाचक में क्रिया के होने का स्थान बताएगा, परिमाणवाचक में क्रिया के होने का परिमाण बताएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर तो आप सबको पता है कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। वैसे विशेषणों के कितने प्रकार होते हैं? चार। एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, या चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तब होता है जब किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा लगा दी जाए। जब किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा लिख दी जाए, ठीक है ना, और ये सर्वनाम इसी संज्ञा के बारे में बताना शुरू करे तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कब होता है? जब हम किसी व्यक्ति, किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, किलो, लीटर, मीटर, इन सब के बारे में बताना शुरू करें। या फिर संख्यावाची विशेषण, जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताएं, 2, 4, 10, 8, 10, 20, 50। या फिर अनिश्चितवाचक संख्या बताएं। कैसे अनिश्चितवाचक? जैसे कि वहां पे अधिक लोग थे ना, सारे सारे के सारे केले खा गया, सभी केले खा गया, इस तरह से आप बताओ, लेकिन संख्या ना बताओ। लेकिन वास्तविकता में वो हो तो संख्या ही कुछ ना कुछ, उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक संख्या। या फिर एक और होता है निश्चयवाचक संख्या में कई सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, 6 अलग प्रकार होते हैं, जिनमें से आवृत्तिवाचक हो जाता है, जिनमें से समूहवाचक हो जाता है, जिनमें से क्रमवाचक हो जाता है। तो इस तरह से 6 अलग अलग प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करना है, उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस शब्द, किस चिन्ह का प्रयोग किया था? बताएं। कुछ लग रहा है आप लोगों को? जल्दी से बताएं, ध्यान से। देखो अर्धविराम लिखा है, अर्धविराम रुकने के लिए होता है, यहां रुकना नहीं लिखा है। यहां वाक्य में किसी की व्याख्या करना है तो उसको अलग से हाईलाइट कर देना है एक तरह से, या अलग से लिखना है उसी में। इसके लिए क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह तो किसी के द्वारा कही गई बात को लिखते हैं, निर्देशक निर्देश देने के लिखते हैं, अर्धविराम ठहराव के लिखते हैं, कोष्ठक जो है वो विवरण देने के लिए लिखा। विवरण मतलब कि एक तरह से उसकी व्याख्या करने के लिए लिखा जाता है। कभी जैसे मैंने कहा कि यह एक जटिल प्रक्रिया है। अब हमको लगता है कि जटिल जो है वो ऐसा शब्द है जो सब नहीं समझ सकते, सबको लगेगा यार ये जटिल क्या है, तो हम इसको ब्रैकेट में इसकी व्याख्या लिखेंगे कठिन, कठिन, इसको बंद करेंगे और आगे लिखेंगे प्रक्रिया है। तो एक्चुअल में हमारा जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन जटिल जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए कठिन लगा दिया है। दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट, कोष्ठक, या व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला। अगला, एन वक्त शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त। तो भाई साहब तुम एन वक्त पे पलटी मारते हो, क्या है, तुम एकदम एन वक्त पे पलटी मारते हो, तो वक्त के पहले क्या लगा दिया? ठीक है, एन वक्त में पलटी मारते हो तो एन लगा हुआ है यहाँ पे, एन, तो एन वक्त में एन लगा दो, खत्म काम। और का लगा दोगे तो एनक बन जाएगा। अगला क्या हुआ, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? क्या लिखा है? पानी शब्द का अर्थ नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? इज्जत है, कांति है, जल है, हाथ है, क्या हो जाएगा?
इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? इज्जत, कांति, जल और हाथ। गुड, बहुत बढ़िया। सब कह रहे कि सर हाथ नहीं होगा, क्योंकि इज्जत भी है, कांति भी है, जल भी है। इज्जत जानते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी के लिए भी क्या है? पानी भी इज्जत, सम्मान को पानी बोलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या होते हैं? खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? खत्री, कई बार आपने देखा होगा ना, खत्री लिखते हैं, खत्री। बिल्कुल। खत्री शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो सिंपल सी बात है, वही है खत्री। हाँ, क्षत्रिय को भी खत्री, क्षत्रिय को ही खत्री कहते हैं, यही है छत्री से खत्री कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखे जाते हैं, तो क्षत्रिय को खत्री। अगला है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टिक है, का है, नय है, इक है। एक्चुअल में जो मूल शब्द होता है वो होता है नीति का। मूल शब्द क्या होता है? यहाँ नीति मूल शब्द होता है, और नीति में जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है? नीति में एक प्रत्यय लगाया जाता है। अब आपको मैंने बताया है कि जब एक प्रत्यय लगता है तो वो किसी भी जिस शब्द में लगता है उसके पहले वर्ण में मात्रात्मक परिवर्तन करता है। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे? जैसे मान लो कि कहीं पहले वर्ण में छोटा अ की मात्रा लगी है या फिर बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो ये दोनों को बदल के बड़ा आ की मात्रा में बदल देगा। तो अगर छोटा समाज है तो समाज के सा में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब इक लगाएंगे तो सामाजिक बन जाएगा, सा को बड़ा मात्रा लगा के सामाजिक बन जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? अगर छोटी की मात्रा लगी है या फिर बड़ी की लगी है, ए की लगी है या फिर अय की लगी है, तो सबको बदल के वो अय की मात्रा कर देता है। जैसे इसी तरह से नीति, नीति को जब इक लगाएंगे तो नैतिक बन जाता है, क्योंकि ई होगा तो अय बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के होने पर या फिर ओ और औ के होने पर, ओ और औ के होने पर ये सबको औ में बदल देता है। तो ये औ बदल देता है यहाँ पे, जैसे कि भूमि से भौमिक बन जाता है। भूमि, भूमि बड़ा ऊ की मात्रा से होता है ना, लेकिन इक लगाएंगे तो भौमिक बन जाता है, तो वहां पे। चलो, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? क्या पूछा है? ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? अब देखो ध्यान से, दो वेरिएबल दिए हैं यहाँ पे, एक तो ओष्ठ्य, दूसरा दीर्घ स्वर। अब ओष्ठ्य में दो स्वर आते हैं, दीर्घ में क्या होता है? दो स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं दीर्घ में? दीर्घ में दो स्वर होते हैं, एक तो होता है बेटा छोटा ऊ और दूसरा होता है बड़ा ऊ। यहाँ पे क्या हो जाता है? बड़ा ऊ ही दीर्घ है, क्योंकि ये तो ऊ तो दीर्घ हो नहीं सकता, ऊ तो मूल स्वर में आता है, यानी लघु स्वर में आता है। किसमें आता है? लघु स्वर में आता है। ये क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर में आता है, ये दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं। पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाएं और जोड़ दी गई, जिनमें सिंधी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, कोंकणी जोड़ी गई, देन बोडो जोड़ी गई, जनजातीय भाषाएं हैं ये, डोंगरी, मैथिली और संथाली, संथाल जनजाति की भाषा संथाली। इस तरह से 8, 4, 3, 7, 1, 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 22। अब यहां देखो लिखा है उर्दू, छत्तीसगढ़ी, नेपाली और तमिल। इनमें से कौन सी भाषा है जो इन 22 में नहीं है? 8 तो आपके सामने ऐसे ही लिख दी मैंने, 14 और कौन सी है जिनमें से एक ये भाषा जो लिखी गई उनमें से नहीं लिखी गई? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा?
देखो नेपाली तो यहाँ पहले ही आ गया, ये तो हटा दो। उर्दू पहले से ही शामिल था तो मतलब ही नहीं है। तमिल भी शामिल है, फिर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी इनमें नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से नहीं है। ठीक है, तमिल पहले से ही बेटा, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। चलो आप पैराग्राफ देख लेते हैं भाई, एक छोटा सा पैराग्राफ भी कर लेते हैं जरा, बढ़िया सा, क्योंकि पैराग्राफ हर जगह इंपॉर्टेंट है ना। पैराग्राफ तो लगभग सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, यूपीएसआई ना, यूपी वीडियो, लेखपाल, सब में इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, धरती पर अमीर, पढ़ा जाए, शुरू किया जाए। लिखा है, धरती पर अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत भी इस रुझान से अछूता नहीं है। बार्कलेड हारून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, बार्कलेड हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार इस समय देश के 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 831 लोगों के पास 1000 करोड़ से भी अधिक संपत्ति है। इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की 25% है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल पा रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा में स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2018 में निजी संपदा $3 ट्रिलियन है, जो 13% वृद्धि के साथ 2022 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में वह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब कौन है, इसे परिभाषित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में अलग अलग मानदंड हैं। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिसके पास 2 से कम कार है, लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। समझे, जिसके पास, यहाँ पे अगर आप राशन कार्ड बनाने जाओगे ना अपने गांव में, राशन कार्ड बनवाने के लिए, या फिर जो अभी, अब तो राशन कार्ड तो पात्र गृहस्थी हो गया है वो नाम उसका, या फिर अगर बात करो कि कॉलोनी मिलती है ना गवर्नमेंट से, घर के लिए पैसे मिलते हैं, तो उसको अगर उसके लिए आपकी पात्रता तभी होगी जब आप घर आपके पक्का नहीं है या फिर बाइक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सर्वे कराओगे तो अपने अपने आप जहां रहते हो अपने आसपास के मोहल्ले में देख लीजिए, कॉलोनी में देख लीजिए, या फिर गांव में अगर है तो गांव में देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के पास तो पक्के घर हैं। और अगर नहीं भी है तो बाइक तो लगभग सबके पास ले ही ली है सबने, नहीं मिली तो शादी वादी में तो मिल ही गई होगी। तो ऐसे तो बाकी सारे सब अमीर हो गए फिर, अकॉर्डिंग टू लिस्ट अगर देखा जाए। हालांकि ये तो अलग बता रहे हैं, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये, अगर आपके पास गाड़ी है, पक्का घर है, तो टू व्हीलर है, तो भी अमीर मानते हैं। ठीक है, तो फिर आप तो अमीर हो गए, तो फिर कौन गरीब कौन है भारत में, सारे तो अमीर लोग हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 2 4 10 15 मिलेंगे जो बहुत ही आउटर क्षेत्र में रहते हैं, या फिर जो रोड किनारे बेचारे रहते हैं वही गरीब मिलेंगे, बाकी तो इनके हिसाब से गरीब कौन है। भले ही उसके पास, बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है, गाड़ी तो शादी में मिल गई थी, अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब जो गाड़ी तो मिली थी, गाड़ी तो ठीक है, वो तो ना उसका पेट्रोल डलवा पा रहा है, ना जिसको लिवा के आया था, जो गाड़ी लेके आया जिसको खिला पा रहा है, लेकिन वो अमीर है अकॉर्डिंग टू लिस्ट। तो फिलहाल तो प्रश्न की बात कर लेते हैं जरा हम लोग, आपने समझ लिया है क्वेश्चन को। ठीक है, भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है? 1000 करोड़ से भी अधिक, 1000 करोड़, समझ रहे हो, 30,000 के आसपास की सैलरी पर मंथ, 12 महीने में 36,000, 3,60,000, मान लो बढ़ जाएगी तब भी 3,60,000 12 महीने में, और कितने साल तक है, 60 साल तक, 60 से गुणा कर दो इसको। ठीक है, 3,60,000 है, 2 जीरो आगे बढ़ा हुआ है, चलो छोड़ दो, इसको छोड़ते हैं, 3 जीरो, तो यहाँ पे 1 जीरो और काट दो, 36 और 6 छंग 36 की 6, 3 3 3 क्षेत्रिक 18 और 3, 18 2 20 1 21, ये हो जाएगा अगला 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो ना, कितना बन जाएगा यहाँ पे 21,60,000, पूरे 60 साल में तुम कमाओगे 21,60,000 रुपए। ठीक है, एक सामान्य एम्प्लॉय जो 30 से 35,000 रुपए सैलरी पाता है, वो पूरे पूरे जीवन में अपने 21,60,000 रुपए कमाता है। मतलब मान लो आगे चल के बढ़ जाएगी, अत्ता भत्ता जो भी लगाएगा दुनिया भर का, तो 21 मान लो 42 कमाएगा, 50 लाख कमाएगा बस। देख रहे हो, 1000 करोड़ से ज्यादा एक ही आदमी के पास है। अगर डिवाइड कर देंगे तो ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख, ऐसे 1 लाख को पूरे 62 साल तक नौकरी दे सकते हैं ये, 1 लाख से ज्यादा। ठीक है, जितना है। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल तो 831 से ज्यादा लोग हैं हमारे भारत में, इनको 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, निजी संपदा 2022 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? क्या लिखा है, निजी संपदा 2022 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? $3 ट्रिलियन तक,
$3 ट्रिलियन तक, 1000 करोड़ रुपए, $5 ट्रिलियन तक, या फिर $13 ट्रिलियन तक। क्या कहा है पैराग्राफ में? कंसंट्रेशन आपके दिमाग का ये बताएगा कि आपको कितना कंटेंट दिमाग में रख पा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के लिए नहीं है। पैराग्राफ के कंटेंट को अगर आप अपने दिमाग में रख पा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करता है कि बाकी कंटेंट भी आपके दिमाग में रहेगा, और इससे ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि आप जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, तो आप परीक्षाओं में भी अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि रेगुलर ईमानदारी से पैराग्राफ का प्रैक्टिस आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है, बट सही तरीके से किया जाए तो। $2022 तक 5 ट्रिलियन, तो 2022 तक कह रहा है 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो लगा दिया जाए 5 ट्रिलियन। चलो बहुत बढ़िया। अगला, उक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना एक सपना है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर मिल नहीं रहा है, बराबर नहीं मिल रहा। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिल रहा है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? उसमें क्या कहा गया है? भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। सबको बराबर मिलता तो ये जो 831 लोग हैं इनके पास 1000 करोड़ से ज्यादा थोड़ी ना होता, उसमें से आज 1-1, 2-2 करोड़ आपके पास भी होता। 1 करोड़ में तो 2 लोग काम चल जाता। बताओ, पूरी जिंदगी 85 लाख तो कमा रहे हो, तो 1 करोड़ में तो 2 लोग का काम चल जाता। वो पूरी जिंदगी पूरा परिवार खाता उनका 1 करोड़ में, और 1000 करोड़ में 2000 लोग, वो भी ज्यादा है, 1000 करोड़ से भी ज्यादा है 2000 लोग। और 2000 लोगों सोचो पहले, 2000 लोग जहां खाते उनका परिवार, आसपास की दुकानें और उनका एक परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदार, बाकी सारों को व्यवस्था करते हैं वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। सोचो कितने लोग का फायदा होता। यही तो है। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर सबको पता है, हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं ना हम लोग। हाँ जी, तो 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस को। 10 जनवरी को बताओ क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को, 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? जल्दी से बताओ। अगला प्रश्न, आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। क्या लिखा है? आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, या फिर संकेतवाचक वाक्य? हाँ जी, इंटरनेशनल हिंदी डे। बहुत बढ़िया साजिया। आप यात्रा न कीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा? निषेधवाचक, क्योंकि मना कर रहा है ना करने की बात कर रहा है, तो ना करने की बात कर रहा है तो फिर निषेध हो जाएगा, और निषेध में तो मना करना ही आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। यहाँ पे, हृदय के मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो जो हृदय में मूल रूप से भाव रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव या संचारी भाव। वो तो अस्थाई भाव होते हैं। आपके हृदय में जो मूल रूप से विद्यमान होते हैं वो अस्थाई भाव होते हैं। संचारी भाव संचरण करते रहते हैं, ठीक है ना। संचरण, विभाव से उस विभाव यानी कि उस आश्रय से विषय तक का जो संचरण करने का काम है भावों का, वो संचारी भाव का काम है। विभाव क्या होता है? विभाव यानी जिसको कारण, विभाव यानी वो कारण जिसकी वजह से ये अस्थाई भाव एक्टिवेट होकर रस में परिवर्तित होते हैं, परिणत होते हैं। और अनुभाव रस में परिणत होने के बाद, यानी आपके मन में भाव जगने के बाद, रस जगने के बाद आप एक्टिविटीज को करते हो, वो अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो ध्यान से। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण ये ना, हाँ, ये तो आसानी से आपको आ जाएगा, सबको पढ़ाया है मैंने कि राम एक पुस्तक मुझे दो। अब पूछा है कि एक, आप सबको पता है संख्यावाचक विशेषण है ना, 1 2 3 4 5 6 संख्यावाची विशेषण है। अगर मैं कहूं कि 1.5, पौना, 2.5, 3.5, पौने 4, ये कौन सा विशेषण है? तो 1.5, पौना, 2.5, 3.5, 4.5, आधा, ये कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगा? किसी को पता है? एनीवन?
Anyone wants to make me aware? ये भी अपूर्ण संख्या, एग्जैक्टली संख्यावाचक में भी अपूर्ण, निश्चित संख्या में अपूर्ण संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अपूर्णांक संख्या। तो कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता याद है ना? अबे सुन बे गुलाब। तो उसी में से कुकुरमुत्ता नामक रचना है, जो उसी में से इसी का जो एक तरह से है अबे सुन बे गुलाब, जहां पर गुलाब, कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है तू इतना जो इतरा रहा है, जो इथला रहा है ना, सोच पहले, देख कि तुझे तुझे एक माली दिन भर देखभाल करता है, क्यारियां बनाता है, खाद पानी देता है, सब कुछ देता है, और तब भी तू क्या देता है? फूल तो तेरे पास अच्छे हैं, लेकिन कांटे भी तो हैं, तू कांटे चुभोता है सबको। मुझे देख, मुझे कोई पूछता भी नहीं है, और ऊपर से झील झंखार और बहुत सारी गंदगी रहती है मेरे आसपास, लेकिन फिर भी मैं निकल कर वापस बाहर आ जाता हूँ। तुझे इतना ध्यान न दिया जाए तो एक दिन में तो जिंदा ना रहे, मर जाए, और मुझे कोई ध्यान नहीं देता तब भी मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये है, सारी कठिनाइयों के सह कर मैं ऊपर आया हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ कि बहुत सारे लोग लगे तब जाके तुम्हें खिला रहे हो यहाँ पे। तो जो है एक तरह से सर्वहारा वर्ग, और जो मतलब सर्वहारा मतलब श्रमिक वर्ग जो है, और एक तरह से धनाढ्य वर्ग जो है, समाज का जो अलग अलग हिस्सा है, उसके ऊपर व्यंग किया है निराला जी ने इसमें। ठीक है ना? चले, तो क्या हो जाएगा? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अंतिम प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रथमाक्षर लिखा है, प्रथमाक्षर लिखा है, प्रथमाक्षर या प्रथमाक्षर, क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या होगा? प्रथमाक्षर आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक होमवर्क दे रहा हूं, आप सब लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बढ़िया से। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बढ़िया से, होमवर्क आपके लिए है ये। सभी साथी लाइक जरूर करेंगे सेशन को, अच्छा लग रहा हो तो शेयर करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो रेगुलर आपके साथ मिलता रहूंगा मैं ऐसे ही, और आने वाले टाइम में। फिलहाल आज काफी सारे अच्छे आंसर दिए हैं आपने, बहुत कुछ सीखा होगा, जीवन में आगे ऐसे बढ़ते रहिए। आप सबके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो मुलाकात नहीं होगी, जिनसे जिनसे होगी उनसे मिलते रहेंगे, कल फिर मिलेंगे सुबह। तो थैंक यू, बाय। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसके टेलीग्राम पर।